नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 26 अगस्त और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, रिवीजन करें। इसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी परीक्षार्थियों को इसका फायदा मिलता रहे। और इसके साथ साथ में अभी इस समय जो सिपाही भर्ती परीक्षा है वो चल रही है और आप सभी लोगों ने अगर करंट देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। रिवीजन के लिए भी सुपरफास्ट रिवीजन पड़ा हुआ है, जुलाई माह का पड़ा हुआ रिवीजन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इसके अलावा जून माह का पड़ा हुआ है, तो आप लोग चाहें तो उसको जो है फटाफट आप लोग देख लीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसके अलावा आरओ वाले भाई साहब, ऐसा है बैठे मत रहना, हर हाल में तैयारी करना, अपनी शक्ति लगा देना। एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक आ रहा है, लगातार पढ़ाई करते रहो। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। पीछे 16 वालों के लिए तो आप समय बिल्कुल शेष नहीं बचा है, ऐसे में उनके लिए दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने का समय है। यही 1.5-2 महीने जो होते हैं आपके, जो अंतिम जो 1.5-2 महीने होते हैं, यही दरअसल आपके सक्सेस को डिसाइड करते हैं कि दरअसल आप कितनी मेहनत करते हैं। तो ये जो 1.5-2 महीना बचा है, आप सारी शक्ति लगा दीजिए, सब झोंक दीजिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। खैर, आइए हम लोग बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं लास्ट डे का, यानी कि हमने लास्ट डे में क्या कुछ किया था। तो सबसे पहले क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय उत्पाद को ऑको टैक्स प्रमाणन जो है प्रदान किया गया? तो हमने आपको बताया था एरीसेल को दिया गया है, जो कि खास प्रकार का रेशम होता है और इसकी जो है उपयोगिता और इसका जो डिमांड है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही व्यापक स्तर पर है, इसलिए जो है इसको अभी यूरोपीय कंट्री ने एक जो है दिया है प्रमाणन इसको। इसके अलावा 9वें आईसीसी T20 महिला विश्व कप का आयोजन कहां पर होगा? ये होगा आपका संयुक्त अरब अमीरात में। इसके पहले इसका आयोजन दरअसल कहां पर होना था? बांग्लादेश में होना था, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां जो वहां पर जो है फेरबदल हुई हैं, बदली हैं एक तरीके से, ऐसे में बांग्लादेश में इसका आयोजन होना मुमकिन नहीं था। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात को जो है यहां पर वहां पर यानी कि जो है इन खेलों को कराया जाएगा, लेकिन मेजबानी दरअसल बांग्लादेश के ही नाम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ खेलों का आयोजन वहां पर होगा। यह बिंदु भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो कांग्रेस नेता है केसी वेणुगोपाल, उनको नियुक्त किया गया है। और हमने आपको टास्क दिया था भाई साहब कल कि आप लोग 2 चीजों को रेडी कर लीजिएगा, और वो जो है क्या होते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमने आपसे टास्क कल दिया था, क्या दिया था मैं फिर से इसको बता दे रहा हूं, अगर आपने इसको रेडी नहीं किया है तो रेडी कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछता है। मैंने कल आपसे कहा था कि आप लोग रेडी कर लीजिएगा क्या? पहला आप लोग को रेडी करना है लोक लेखा समिति, ठीक है क्या? लोक लेखा समिति। यहां से प्रश्न बहुत बार आपके आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा हमने आपसे कहा था कि जो प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति भी आपको क्या करनी है? रेडी कर लेनी है। इन 2 समितियों से क्या होता है भाई साहब? बहुत क्वेश्चन आता है। ये 2 समिति आपके लिए क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें 1-2 समितियां और हैं, उनमें कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, ये दरअसल आपको जो है क्या करना है? रेडी कर लेना। कल के वीडियो में हमने लोक लेखा समिति के बारे में 2-4 पॉइंट बताया था, तो ये कल हमने टास्क दिया था। कल अगर आपने नहीं किया था तो आज कर लेना, लेकिन इसे कर लेना भाई साहब, नहीं तो चीजें क्या हो जाएगी? गड़बड़ होती चलेंगी, ठीक है। करंट के साथ में आपको जो है क्या करना है? स्टैटिक पोर्शन जो आपका है उसको रेडी करना है। ऐसे ही तैयारी होती है, ये नहीं कि जीएस अलग पढ़ लो करंट अलग पढ़ लो, नहीं। जब करंट पढ़ो वहां पर जो चीजें जो शब्दावलियां आए, उन शब्दावलियों को जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रेडी कर लो। जैसे कल क्या हुआ था? प्रश्न था कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर आपको तो पहली बात याद रखना है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, एक बात। दूसरा, अगर ये टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ रही है लोक लेखा समिति, तो आपका ये कर्तव्य है, आपकी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि आप तुरंत जो है लोक लेखा समिति के बारे में डिटेल्स में पढ़ लें। ऐसे ही प्रश्न जीएस में आते हैं। नहीं पढ़ते हो तो फिर क्या होता हो? बस जो है किसकी तरीके से, उल्लू की तरीके से बैठे रहोगे फिर एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। चलो आगे। C8 क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2023-24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे, या इसको कर लीजिए भाई साहब, किसे
किस खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया है? तो वो चुना गया था आपको रोहित शर्मा जी को। इसके अलावा हाल ही में तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता जो है कब आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी 20 अगस्त को, आपको पता होगा, जिसमें 2+2 जो मंत्री स्तरीय वार्ता होती है उसमें क्या होता है, एक विदेश मंत्री होते हैं, एक रक्षा मंत्री होते हैं। तो भारत की तरफ से जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो पार्टिसिपेट किए थे और विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और सेम इसी तरीके से जापान के जो रक्षा मंत्री और जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और पहली जो 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक है इसका आयोजन भारत ने अमेरिका के साथ किया था। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए, इसके अलावा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया गया? तो यह किया गया यूक्रेन। और आईसी जो कोर्ट होता है आईसीसी, उसके बारे में हमने आपको कल बताया था कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक जो न्यायालय होता है उसके बारे में भी हमने आपको कल नोट डाउन कराया था। इसके अलावा हाल ही में गोलकीपर मेलवन नेवर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस देश से संबंधित है? तो जर्मनी से संबंधित है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया स्मिता वुश लीग पश्चिम क्षेत्र का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो यह हो रहा है आपका मेरठ में। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। पहले इसका नाम था खेलो इंडिया महिला लीग, लेकिन उसके बाद इसमें क्या जोड़ दिया गया, अस्मिता शब्द को क्या किया गया, जोड़ दिया गया। और अस्मिता एक एप्लीकेशन भी इसीलिए जो है एक लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, अब हम आते हैं आज के वीडियो पर। और उसके पहले हमने लास्ट डे आपसे एक प्रश्न पूछा था। हमने आपसे पूछा था कि बताइए भाई साहब, जो निम्नलिखित में से द्वितीयक प्रदूषक यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी बोलते हैं। और कई बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न यहां से पूछा गया है कि प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक की क्या करिए आप लोग, लिस्ट बना लीजिए। और यह आपका आज का पहला टास्क है क्या, कि आपको जो भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं, क्या प्राइमरी पॉल्यूटेंट और जो सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट होते हैं, इनका आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है। यानी कि प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन होते हैं वो बनाइए नोट्स, और द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। एक ना एक प्रश्न इससे आता है। अब बात करते हैं अगर कि द्वितीयक प्रदूषक जो होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। अच्छा, उसके पहले एक शब्द सुन लो आप लोग। ये जो शब्द लिखा है प्रदूषक, ये क्या होता है ना? शायद ना जानते हो तो जान लो आज थोड़ा सा। और वो ये है भाई साहब कि एक शब्द क्या होता है, प्रदूषण होता है। क्या? प्रदूषण। प्रदूषण जैसे कि क्या कहते हैं, कोई गैस जो हार्मफुल है वो इसकी एक्सेस हो जाती है आपके एनवायरमेंट पे या वातावरण में। ठीक है, तो प्रदूषण की श्रेणी में आता है जब वो हमें नुकसान करने लग जाती है, जो कि हार्मफुल होती है हमारी हेल्थ के लिए। ठीक, दैट्स कॉल्ड पॉल्यूशन। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रदूषक। क्या? प्रदूषक। तो ये जो प्रदूषण होता है बेसिकली ये किसके द्वारा होता है, ये प्रदूषक के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा? प्रदूषक के द्वारा। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, यानी कि विभिन्न प्रकार की गैसेस या अन्य जो एलिमेंट्स होते हैं उनके द्वारा। ठीक, तो अन्य गैसों में क्या आ जाएंगी, अन्य गैसों में जैसे आ जाएंगे आपका क्या, SO2 आ जाएगा, आपका CO2 आपका आ जाएगा। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, पैन आ जाएगा आपका। ठीक, क्या आ जाएगा, पैन, जिसको पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट बोलते हैं, पैन आ जाएगा। अब इसी में से जो डिफरेंट टाइप की गैसेस होंगी, जो एलिमेंट्स होंगे, इन्हीं गैसेस को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को प्राइमरी पॉल्यूटेंट अर्थात प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, जबकि दूसरे को द्वितीयक प्रदूषक अर्थात सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं इन्हीं गैसेस को। तो जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं प्राथमिक किसकी, प्राथमिक प्रदूषक की, किसकी, प्राथमिक प्रदूषक की। तो प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं इनका सोर्स डायरेक्टली होता है, सीधे सोर्स से निकलते हैं, एनवायरमेंट में आते हैं, दैट्स कॉल्ड प्राथमिक प्रदूषक, जैसे कि आपका CO2 वगैरह हो गया। ठीक है, लेकिन जो आपके द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, क्या, जो आपके द्वितीयक प्रदूषक होंगे, क्या, जो द्वितीयक प्रदूषक होंगे, ये बेसिकली क्या करेंगे, ये द्वितीयक प्रदूषक आपके प्राथमिक प्रदूषक से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, अवक्रिया करेंगे, और फिर जो है क्या करेंगे, यानी कि वह गैसेस जो प्राथमिक प्रदूषक के साथ, माना कि कोई एक्स नाम की गैस है,
ये एक्स नाम की गैस इस प्राथमिक प्रदूषक से क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करने के बाद ये द्वितीयक प्रदूषक जो है कहलाएगी। यानी कि जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं वो सीधे सोर्स से ना निकल करके वो जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं वो प्राथमिक प्रदूषक, यानी कि कोई सिंपल गैस जब प्राथमिक प्रदूषक के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, तो फिर उसका फॉर्मेशन सेकेंडरी पोल्यूटेंट के फॉर्म में होता है, यानी कि द्वितीय प्रदूषक के रूप में वो जानी जाती है, जैसे कि पैन आपका हो गया और अन्य कई सारे गैसेस इसमें आती हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें प्रदूषण में ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्रदूषण से संबंधित जो जितने भी नियम कानून हैं उनको आपको सबको याद रख लेना है, याद करना है, ठीक है। चाहे वो जल प्रदूषण से संबंधित अधिनियम हो, कोई वायु प्रदूषण अधिनियम हो कोई, या फिर कोई अन्य अधिनियम हो, उनके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी इकट्ठा करनी है। इस पर हमने क्लास भी ली है एनवायरमेंट की, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, आई थिंक कल आएगी क्लास, शायद मंगलवार को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चैप्टर आपके लिए प्रदूषण वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो द्वितीय प्रदूषक कौन सा है भाई साहब, ए ऑप्शन, यानी कि पैन हो जाएगा द्वितीय प्रदूषक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत द्वारा प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? यह प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यह प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, जस्ट लाइक ये पेपर आउट टाइप का है, यानी कि ऐसे प्रश्न जो होते हैं उनमें पूरी संभावना होती है, 100% संभावना होती है कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यह प्रश्न समझ लीजिए कि आएगा ही आएगा। 0.001% हो सकता है कि एग्जामिनर उस लेवल का ना हो या वो ध्यान ना दे, अलग बात है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह प्रश्न आपको एग्जाम में ना पूछे। तो एक प्रश्न समझ लीजिए आउट है आपके लिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, क्योंकि ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जहां पर भारत की बड़ी उपलब्धि हासिल होती है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने की उनकी पूरी संभावना होती है, याद रखिएगा। तो भारत द्वारा प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस दरअसल 23 अगस्त यानी कि 23 अगस्त को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और प्रथम अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया गया, मुझे नहीं लगता है कि आपको इसका आंसर पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर आपको पता होगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ एक फैक्ट हम लोग फटाफट। तो भारत द्वारा प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। साल 2023 में 23 अगस्त को चंद्रमा पर विक्रम लैंडर ने कदम रखा था। भारतीय अंतरिक्ष मिशन का यह क्या था, बेहद खास पड़ाव था, क्योंकि लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के जिस दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी वहां किसी ने भी इससे पहले लैंडिंग नहीं की थी। अर्थात ऐसा करने वाला भारत जो है क्या हुआ, विश्व में प्रथम देश बन गया था अपने आप में। तो ये अपने आप में क्या थी, बड़ी उपलब्धि मानी गई है। इसके अलावा विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद क्या हुआ था कि जो प्रज्ञान रोवर था की सफल तैनाती हुई, जिसने चंद्र सतह की खोज क्या की, शुरू की। और लैंडिंग का जो स्थान था वो क्या नाम रखा गया था, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। तो ये शायद एक बार प्रश्न पूछ चुका है आपसे एग्जाम में, ठीक। इसके अलावा अगर बात करते हैं थीम की, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो थीम क्या है इस बार की, जो प्रथम अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है, इसकी थीम है आपके लिए चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। बहुत अच्छा थीम है अपने आप में, और इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। बैठे भाई साहब मत रहो, ठीक है, नोट करते चलो प्लीज। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, ठीक है, याद रखो। हाथ भी जोड़ रहा हूं, मस्तक भी झुका रहा हूं आपके सामने कि भाई साहब बैठे मत रहो, प्लीज कलम चलाते रहो, नोट डाउन करते रहो। एक बात ध्यान रखना कि अगर आपका टारगेट आरओ का है और पीसीएस का है, तो ध्यान रखिएगा कि मटरगश्ती करने पर एग्जाम निकल ही नहीं सकता है। समर्पण मांगता है, त्याग मांगता है, पागलपन और जिद मांगता है एग्जाम, तब जाके निकलेगा, नहीं तो 7-8 साल ऐसे निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, ऐसे बैठे रहोगे, घनघोर मेहनत नहीं करोगे ना भाई साहब, नहीं निकलेगा एग्जाम। मैं सीधे तौर पर आपको टू द पॉइंट बात करता हूं, कोई लाख लपेट नहीं कि नहीं इतना पढ़ लोगे तो जी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। घनघोर मतलब घनघोर जबरदस्त मेहनत करोगे, कलम चलती रहनी चाहिए, दिमाग चलते रहना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। और एक बात ध्यान रखना, आरओ वाले खास, ठीक है, जो सोचते हो कि यार कुछ नहीं है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना, आरओ का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है ना, वो आपके यूपी पीसीएस अपर से टफ होता है, हार्ड होता है। क्यों? फैक्चुअल डेटा बहुत पूछता है, बहुत पूछता है। किसमें? आरओ में। एनालिसिस करिएगा जरा, ठीक है।
तो इस बात ध्यान रखिएगा कि जब तक रट्टाफिकेशन नहीं करोगे, कॉन्सेप्चुअल चीजों को नहीं याद रखोगे, नहीं समझोगे कॉन्सेप्ट को, तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, किसी भी हाल में नहीं निकलेगा। इसलिए अगर एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकालते हो, रिवीजन नहीं करते हो, लगातार पढ़ाई नहीं करते हो, तो इस एग्जाम को छोड़ देना, जाके कोई और काम कर लेना, बिजनेस कर लेना, किसी और एग्जाम की तरफ मूव ऑन कर जाना। और किसी और एग्जाम की तरफ भी जाओगे तो मेहनत तो वहां भी करनी है, ऐसा नहीं वहां पर बच जाओगे, तो मेहनत तो करनी ही करनी है। इससे बेहतर है अगर मेहनत कहीं और करनी है, कहीं बिजनेस में करनी है, कहीं स्ट्रगल में करनी है, इससे बेहतर ऑप्शन है कि अगर आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन आरओ का पीसीएस का है, तो क्यों ना एक बार लग करके अपनी सारी शक्ति इसी में झोंक दी जाए और एक बेस्ट पोस्ट लेकर के अपने संघर्षों पर विराम लगा दिया जाए। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे भाई साहब तो कुछ नहीं होगा। समझाना मेरा काम है, हर दिन मैं आपको समझाता हूं। इरिटेट भी आप लोग हो जाते हो, यार सर जी क्या है डेली समझाते रहते हैं, लेकिन समझाता इसलिए हूं कि आप गलती ना करो जो बड़े आपसे गलती कर जाते हैं, जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। नहीं तो मेरी तरीके से बकबक करोगे ऐसे यहां पर आकर के, ठीक है। चलो, चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोविंद मोहन को, अजय कुमार भल्ला को, शिव कुमार सिंह को, या फिर वीरेंद्र कुमार शुक्ल को, ठीक है। यहां पर देखो शुक्ल लिखा है, ध्यान रखिएगा। जब मेल पर्सन होगा तो उसके लिए शुक्ल यूज किया जाता है, जैसे कि, और ये व्याकरण की चीजें हैं। और अगर कोई फीमेल होता तो उसको लिखा जाता शुक्ला। क्या लिखा जाता? शुक्ला। याद रख लो आप लोग। ऐसे ही मिश्र और मिश्रा भी होता है, ठीक है। अगर कोई मेल पर्सन है उसके लिए मिश्र, और फीमेल है तो उसके लिए मिश्रा। इसी तरीके से त्रिपाठी और तिवारी भी होता है। ये सब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, ठीक है। पंडित जी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा राइट आंसर। दैट मीन्स कि अभी हाल ही में गृह सचिव के रूप में गोविंद मोहन को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कौन? गोविंद मोहन, ठीक। इनको जो है 23 अगस्त 2024 को नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार इन्होंने क्या किया है, ग्रहण किया है। डेट भी कई बार क्या होता है पूछ लेता है, तो इसलिए आप लोग जो डेट्स दी होती हैं अर्थात जो दिनांक दिया होता है, इसको भी अपने दिमाग में सहेज के रखना आपको, ठीक है। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया। ये पॉइंट भी मैं कई बार आपको बताता रहता हूं कि जब कोई नए पदभार कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो जिस व्यक्ति के स्थान पर नए पद को ग्रहण करता है तो पुराने वाले का नाम अक्सर पूछ लेता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि उन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया, तो आप कहेंगे अजय कुमार भल्ला का उन्होंने स्थान ग्रहण किया, अर्थात ये पहले क्या थे, गृह सचिव थे। इसके अलावा गोविंद मोहन वर्ष 1989 यानी कि 1989 बैच के क्या थे, प्रशासनिक अधिकारी हैं, और वे इससे पहले संस्कृति मंत्रालय के सचिव के पद पर भी क्या थे, कार्य कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? अब आप कहेंगे यूक्रेन की राजधानी क्यों पूछ लिया आपने? तो इसलिए पूछ लिया क्योंकि अभी आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की क्या है, यात्रा पर गए हुए हैं, ठीक है, गए थे। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। तो यूक्रेन की राजधानी बताइए आप लोग फटाफट। कीव है, खरकीव है, उदेशा है, या इनमें से कोई नहीं? आर वाले ध्यान रखिएगा, उनके लिए फैक्चुअल है क्वेश्चन, पूछ सकता है, ठीक है। आल्सो यूपीपीसीएस एंड अदर वन एग्जाम्स, ओके। तो बताइए आप लोग, कीव है, खारकीव है, उदेशा है, इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा भाई साहब क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कीव इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं, यानी कि यूक्रेन के बारे में कुछ एक फैक्ट हम लोग क्या करते हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो चर्चा में क्यों है हमने आपको बता दिया, चर्चा में क्यों है, और राजधानी हमने बता दी कि क्या है, कीव है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो हैं यूक्रेन के कौन हैं, आप लोग को पता होगा, व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। इसके अलावा करेंसी क्या है, रन्विया है, ठीक है, रवनिया। इसके अलावा यूक्रेन पूर्वी यूरोप में क्या है, स्थित एक देश है। और अगर हम इसकी थोड़ा सा मैप की बात करते हैं तो मैप में क्या है, इसकी सीमा पूर्व में रूस से। अब देखो ये है आपका क्या, यूक्रेन, और पूर्व में क्या लिखा है आपका, रसिया है, यानी कि रूस हो गया। इसके अलावा उत्तर में बेलारूस, उत्तर में क्या है, उत्तर में है बेलारूस, पोलैंड और स्लोवाकिया। उत्तर में देखो क्या है आपका बेलारूस, ये हो गया। इसके अलावा क्या है, पोलैंड आपका ये हो गया। इसके अलावा
स्लोवाकिया, देखो ये भी हो गया स्लोवाकिया आपका, और इसके अलावा पश्चिम में हंगरी है। तो पश्चिम की बात करें, पश्चिम हो गया, पश्चिम में आपका हंगरी मिल गया, ठीक। और पश्चिम में हंगरी के बाद दक्षिण पश्चिम में क्या है आपका, रोमानिया एवं मोल्डोवा। तो ये हो गया आपका रोमानिया और ये हो गया आपका मोल्डोवा। तो ये सारे कंट्रीज आपको क्या करने हैं, याद रख लेने हैं। हो सकता है कभी आपके एग्जाम में पूछ ले, बताइए इसके यूक्रेन के पश्चिम में कौन सा देश है, उत्तर में कौन सा देश है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, मोल्डोवा, और दक्षिण में क्या है, इसके काला सागर है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि यूक्रेन के दक्षिण में कौन सा सागर है, आपको पता होना चाहिए। ब्लैक सी है, देख पा रहे होंगे, ये क्या, ये पूरा एरिया क्या है आपका, ब्लैक सी है, ठीक है, यानी कि काला सागर है। तो कई बार क्या होता है, अगर कोई देश चर्चाओं में रहता है तो उसके आसपास की सीमाएं से संबंधित देश और कौन सा जो है सागर अवस्थित है, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। बाकी फैक्चुअल डेटा तो हमने आपको इसके बारे में कुछ एक बता दिया है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए, इसके अलावा हाल ही में किसे प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पद्मनाभन जी को दिया गया, या फिर शिवशंकर जी को, या सोम चटर्जी जी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न हमने आपको कराया था, क्या कराया था, अगर आपको याद है तो बताइएगा, नहीं तो नहीं बताइएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है विज्ञान रत्न पुरस्कार, इसके बारे में हम लोग फटाफट देखते हैं कुछ एक पॉइंट्स। तो हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, क्या जो बायोटेक्नोलॉजी होती है, के अग्रदूत कौन, गोविंद राजन पद्मनाभन प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि प्रथम बार किसी को यह दिया गया है, ऐसे में यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा वह नहीं होगा, वह होगा, वह भारतीय विज्ञान संस्थान में बेंगलुरु के पूर्व निदेशक थे। अभी है या नहीं, एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, कि अभी है कि नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडपम में आयोजित विज्ञान पुरस्कार के पहले अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति ने 13 विज्ञान से पुरस्कार, ठीक, इसके अलावा 18 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और 1 विज्ञान टीम पुरस्कार प्रदान किया। अब एक विज्ञान टीम पुरस्कार है, ये किसको दिया गया, ये हमने आपको एक दिन करंट अफेयर्स में कराया था। अगर आपको ध्यान हो तो, ध्यान नहीं हो तो ध्यान करो और बताओ फटाफट कमेंट करके, या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन करो ये पुरस्कार किसको दिया गया था। इसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन के विज्ञानियों और इंजीनियरों की टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप तो कहेंगे सर जी आपने तो बता दिया, बता इसलिए दिया कि आप एक बार इसको रिकॉल कर लो, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को निरस्त करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया। आजकल ये सब चीजें आजकल चर्चाओं में बहुत रही हैं, और आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर लगभग क्या हो सकता है, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। बिहार नहीं हो सकता है, मतलब मेरा जो कॉमन सेंस रहेगा, पश्चिम बंगाल या ये हो सकता है, ये महाराष्ट्र हो सकता है, क्योंकि वहां पर चीजें थोड़ा सा आप लोगों को पता हो क्या हो सकती हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे सही रूप में तो असम इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग, क्या कुछ इसमें दिया गया है। तो हाल ही में असम द्वारा मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को निरस्त करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यानी कि राजस्व आपदा प्रबंधन जो मंत्री जोगेंद्र मोहन है, उन्होंने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 और इसके अलावा मुस्लिम विवाह पंजीकरण अध्यादेश 2024 को खत्म करने के लिए विधानसभा, इसको स्पेस कर लीजिएगा, विधानसभा में क्या किया है, विधानसभा में मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक, ये विधेयक होगा, विधायक नहीं होगा, इसको करिए विधेयक, विधेयक 2024 क्या किया, पेश किया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, इसके तहत मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का पंजीकरण अब काजी के द्वारा नहीं होगा बल्कि सरकार के पास कराना होगा। ये एक जो है इसमें खास प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नए विधेयक के अनुसार पुरुषों के मामले में 21 वर्ष और महिलाओं के मामले में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के विवाह को पंजीकृत करने की अनुमति नहीं रहेगी, यानी कि अगर आप मेल हैं और अगर आपकी एज 21 साल से कम है और फीमेल के मामले में अगर 18 वर्ष से कम है तो फिर ये पंजीकरण नहीं होगा, अर्थात एक तरीके से अवैध माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के हित में है और इससे जो है कहीं ना कहीं
जो है महिलाओं को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और जो कहीं ना कहीं जो चीजें गलत हो जाती हैं शायद वो भी नहीं रहेंगे। हालांकि कुछ लोग विरोध करेंगे इसका, कुछ लोग इसके पक्ष में, कुछ लोग इसके विपक्ष में तर्क देंगे। हिंदू समाज में भी इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिया जाता रहा है। खैर, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों की बात होगी, देखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए, खैर एक अच्छा कदम है, देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अगले पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सत्यप्रकाश सांगवान जी को, या फिर सत्यप्रकाश त्रिपाठी, या जय शाह, या फिर अनिल गांगुली। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, यानी कि सत्यप्रकाश सांगवान को भी क्या किया गया है, जो है अगले पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का सेफ डे क्या किया गया है, मिशन नियुक्त किया गया है। आप कहेंगे सेफ डे मिशन क्या होता है? तो सेफ डे मिशन एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, प्रशासनिक पद होता है, ठीक है, और वो जो भी खिलाड़ी होते हैं उनका केयर करना, उनके हेल्थ का केयर करना और बाकी सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर रहती हैं अपने आप में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा व्याख्या देखते हैं, तो पहला पॉइंट सेम वही कि सत्यप्रकाश सांगवान को अगले पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का क्या किया गया है, सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है। याद देखिएगा, वह भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। याद देखिएगा, सेफ डे मिशन क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद होता है जिसका कार्य एथलीटों और उनके सेहत का क्या करना है, ख्याल रखना है, केयर करना है। 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2024 के मध्य में पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा। यह फैक्ट आपके लिए क्या हो जाता है भाई साहब, महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि 22 अगस्त टू 8 सितंबर के मिड में दरअसल पैरालंपिक का आयोजन किया जाना है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में सुंदर राजन पद्मनाभन का निधन हो गया है और पूछा है कि वो संबंधित थे, किसी से संबंधित है, यानी कि वो पूर्व स्थल सेना अध्यक्ष थे, या फिर पूर्व क्रिकेटर थे, या पूर्व इसरो अध्यक्ष थे, या फिर वो पूर्व डीआरडीओ अध्यक्ष थे, ये आपको बताना है। तो अगर आप इसके ऑप्शंस पर गौर करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वो दरअसल पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे। ठीक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन। अब अगर बात करते हैं, इसमें 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं, एक आपको इसरो के बारे में पढ़ाई करनी है और एक आपको डीआरडीओ के बारे में तैयार करना है। यानी कि टास्क आपका ये दे रहा हूं मैं कि आपको इसरो के बारे में, डीआरडीओ के बारे में पढ़ना है। यानी कि इसरो और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, हाल फिलहाल में इनके द्वारा कौन सी मिसाइलों को लॉन्च किया गया है, और इसके साथ साथ में वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इसरो और डीआरडीओ के वो कौन हैं, इसको आपको याद रखना है, यानी इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। हालांकि इसके बारे में हमने आपको कई बार बताया है, अगर आपने नोट पहले से कर रखा होगा तो ठीक है, लेकिन अगर कोई वीडियो पर नया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में दरअसल सुंदर राजन पद्मनाभन का निधन हो गया और वो पूर्व स्थल सेना अध्यक्ष थे। 18 अगस्त 2024 को 83 वर्ष की आयु में दरअसल चेन्नई में क्या हुआ है, उनका निधन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब लॉन्च किया गया था? बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको बताना है कि 2013 में इसको लॉन्च किया गया, 2015 में इसकी शुरुआत की गई, 2018 में या 2019 में। अर्थात जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है उसको कब जो है शुरू किया गया था? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि 2015, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए व्याख्या में क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा चर्चा में भाई साहब क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी दरअसल इसको और आगे क्या किया गया, बढ़ा दिया गया है। अर्थात अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, ठीक क्या, 2.0 को मंजूरी प्रदान किए जाने के कारण, यानी कि अभी इसको मंजूरी प्रदान की गई है। तो चर्चा में दरअसल इसीलिए है ये। ओके, याद रखिएगा, इसलिए प्रश्न आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके लिए एक छोटा सा सिंपल सा प्रश्न है जिसका उत्तर बहुत आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका उत्तर दरअसल क्या करना है, आपको देना है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया कब? 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त या 26 अगस्त? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, आपके उत्तर का मुझे वेट रहेगा और आपके हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं और रिप्लाई भी
जहां तक हो सकता है मैं सभी का रिप्लाई भी करता हूं, चाहे वो गुड मॉर्निंग का रिप्लाई हो चाहे कोई अन्य रिप्लाई हो। ठीक है, चलिए मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न क्या है आपके लिए कि मुख्य परीक्षा में आपको रेडी करना है कि अगस्त 2024 में भारत जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक के प्रमुख हितों को बताइए। यानी कि जो भारत और जापान की जो अभी 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया है, किन समझौतों पर जो है साइन किया गया है, क्या हित रहे हैं, इन पर आपको चर्चा करनी है, इसको आपको लिखना है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर लिखेंगे। मिलेंगे कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिएगा। मंगलवार को शायद एनवायरमेंट की मेरी क्लास आनी है, प्रदूषण उसमें पढ़ाया जाएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज आप लोग उसको देखिएगा और वो क्लास सभी लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।